हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिमार्क लिखने के लिए आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये अक्सर ऐसे पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ऐसा है, जैसे सपोज करो आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है। ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी मीन्स कंडक्टर, सब कुछ करिए। और उसके अंदर कोई कैविटी है। कैविटी मीन्स जैसे उसमें कोई गड्ढा नुमा आकृति बन गई हो, तो उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुफा आप जानते होगे, तो गुफा टाइप का इसके अंदर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है और ये कैविटी आपका, अब जैसे यहाँ भी ये कैविटी ऐसे भी हो सकता है, ये कैविटी ऐसे भी हो सकता है। ये भी कैविटी है, ये भी कैविटी। ये आप देख रहे हो, ये कैविटी है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि इफ वी हैव अ कंडक्टिंग बॉडी विद कैविटी, ठीक है, और व्हेन यू give some charge to this body, just like suppose that if you given a positive charge, here positive charge, here negative charge, just like so. If you give a positive charge, then the direction of electrostatic field is outward. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। और अगर आप नेगेटिव चार्ज देते हो तो इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द कंडक्टर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके पहले आपको टॉपिक में मैंने बताया था कि इफ यू गिव सम चार्ज टू अ कंडक्टिंग बॉडी, then the charge distribution will be happen only on the surface of that conductor. Just like suppose that हमने जैसे बताया था कि ये पेन है मेरे पास, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसको आप चार्ज दोगे तो ये इसके सरफेस पर फ्लो करेगा। इसके जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके सरफेस पर होगा, तो इसको बोलते हैं पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से, है ना। सिग्मा को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, पर यूनिट ऑफ एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और सिग्मा मीन्स होता है dq अपॉन dA, ए इज सरफेस एरिया। तो हम इस फिगर में ये देखने जा रहे हैं कि इफ वी हैव अ कंडक्टिंग बॉडी विद कैविटी। कैविटी का मतलब पहले जान लो कि इसी के कारण ये स्पेशल टॉपिक बनता है। कैविटी मीन्स जैसे आप जमीन पे चल रहे हो, जमीन पे कोई गड्ढा आ जाए, ठीक है, मतलब मजे से उसको कैविटी गड्ढा होनी चाहिए। अब दांत में देखोगे जिसको लोग बोलते खोड़रा हो गया दांत में, तो वो भी कैविटी इन टीथ कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे कि आपके पास कोई सेब हो और सेब में से जैसे कि अंदर से चाकू अंदर डाल के उसको कुछ निकाल लिया जाए तो गड्ढा कर देते हो, तो वो सब कैविटी बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब सरफेस जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करके अगर कोई गड्ढा दिख रहा है कहीं,
तो उसको हम कैविटी कहते हैं। अब ये कैविटी इसके इस सरफेस पर ऐसे गड्ढानुमा आकृति बना के ये भी कैविटी बोला जाएगा। इसके भीतर कोई जैसे होल पड़ा हो, ये भी कैविटी ही बोला जाएगा। समझ रहे हो? तो अब बात ये आती है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं इस कंडक्टिंग बॉडी को, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट मीन्स ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटली इसके सरफेस पर चलेगा। लेकिन आप कहोगे सर ये भी सरफेस नहीं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसको पूरा ऐसे कवर करेगा, जैसे इस तरह से चलते हुए चार्ज बिल्कुल ऐसे कवर करेगा इसको, ऐसे ये चार्ज जो है इस तरह से इसको कवर करेगा, इसको पैक कर लेगा। समझ में आ गया? अब कहोगे सर यहाँ पे ये चार्ज ऐसे होकर कैसे नहीं जाएगा, तो यही तो मेन टॉपिक का मजेदार टॉपिक का मीनिंग है ये कि नहीं, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे गड्ढे में यानी कि कैविटी में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर ऊपर ऐसे निकल जाएगा। मतलब पूरा चार्ज का जो फ्लो होगा इसके सरफेस पर ही होगा। अच्छा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पर होगा, इसकी कैविटी में नहीं होगा, ये तो मैंने बताया। और इसी को हम लोग एक्चुअली कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग। शीलिंग का मतलब ही आप जानते हो कि जैसे कि सीलिंग फैन जैसे होता है ना, छत, शीलिंग फैन मतलब कि इस कमरे को बंद किया हुआ इस छत ने, तो इसीलिए शीलिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। SHEILDING, डी यहाँ पे साइलेंट होता है, शीलिंग बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हम किसी कैविटी वाले कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएशन है ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज है। लेकिन जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है केवल और केवल इस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये मैं इसके पिछले वीडियोज में भी आपको समझाया हूं। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, और इसमें यह भी बताया गया कि इसके भीतर आप जानते हो कि जो फील्ड होता है वो जीरो होता है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एवरीवेयर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जीरो हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पोटेंशियल होता है वो एवरीवेयर सेम होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल भी जीरो मान लिया जाए, तो यहाँ भी पोटेंशियल भी जीरो माना जाएगा, और यहाँ भी पोटेंशियल भी जीरो, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कांस्टेंट होगा। समझ में आया? तो इस टॉपिक को मेन मीनिंग यही है कि अगर आपको आता है लिखने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग, तो आप कह सकते हो कि इफ वी हैव अ कंडक्टिंग बॉडी विद कैविटी and then if we give some charge to this conducting body, then we know that the given charge distributed only on the surface of this conducting body, and we know that there are no any electric field, electrostatic field inside the conductor. So due to the given charge to this conducting body, the electric field only created on the surface of this conducting body, not inside. So this phenomena is called electrostatic shielding. सीलिंग का मतलब ही होता है भैया उसको छत प्रदान करना, एक प्रकार से उसको पैक कर लेना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग। समझ में आ रहा है? आप बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आपकी बुक से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसमें आप देखेंगे मिल जाएगा आपको, और इसमें अलग अलग कैविटी को लेकर के फिगर, लेकिन इस फिगर में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन इसका कुछ जो अपने बिहेवियर लाइफ में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर इस पे पूछ दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे एक कार ऐसे खड़ी है,
ऐसे कार खड़ी है और इसका विंडो जो है ऐसे ओपन है, ठीक है, इसके अंदर आप बैठे हो। कोई कार खड़ी है और उसके अंदर आप बैठे हो, लेकिन खिड़की खुली है, जो विंडो है इसका ओपन है। तो पूछा जाता है कि अगर मान लो जैसे कि कभी बिजली तड़की, जो थंडरस्टॉर्म होता है, अगर वो बिजली कड़कती है तो आपके कार पे गिरेगी तो क्या वो बिजली आपको लगेगी? वो बिजली आपको लगेगी? क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल आंसर है कि नो, आपको उसकी बिजली का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन रीजन जरा जानो क्यों। बात फिर वही, जैसे मान लो आप कार में बैठे हो, सपोज करो कि ऐसे कार है, इसके भीतर आप बैठे हो, तो जब बिजली गिरेगी तो बिजली का मतलब भाई उसमें हैवी चार्ज होता है ना, उसमें हैवी चार्ज, पोटेंशियल, फील्ड सब क्रिएट होता है। और आप जान रहे हो कि ये आपकी जो कार की छत है वो कंडक्टिंग बॉडी है, और कार की छत अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो बिजली आप कड़केगी अगर, तो आपके कार की छत पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छत पे होगा। और ये जो विंडो खुला है इसके अंदर क्या है, जहां पे आप बैठे हो कार में, वो कैविटी ही तो है। कार तो पूरी तरह से ये ऐसे उसका शेप है, लेकिन उसके अंदर बैठे हो तो आप कैविटी में बैठे हो, कैविटी में बैठे हो। और आप जानते हो कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो देयर आर नो फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। तो इस चार्ज का फ्लो कंडक्टर के इनसाइड एरिया में नहीं होगा, और जब फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज, उसको एक दूसरे से रिवर्स मानो, इफ देयर आर नो फ्लो ऑफ चार्ज देन देयर आर नो नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और अगर फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इसी तरह से और देखो, अब अच्छा यहाँ पर आप इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं आप में, उसको भी आप समझ लो। ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। बस सिंपल मीनिंग है कि किसी कंडक्टिंग बॉडी के भीतर कैविटी है, और अगर उसको चार्ज दिया जाता है उस कंडक्टिंग बॉडी को, तो चार्ज का फ्लो जो है उसके सरफेस पर होगा, उसके इनसाइड एरिया में चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो देयर आर नो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया डेंसिटी, ये भी जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल का हालांकि यहाँ पे रोल नहीं, पोटेंशियल तो कह सकते हो कि एवरीवेयर सेम इक्वल होता है। कांस्टेंट हमने V0 कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता है ये इसके पूरे आउटर सरफेस पर होता है, न कोई इनर सरफेस पे, न कहीं इनर अंदर जाएगा ये। इसीलिए इसका नाम पड़ा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग, ठीक है। इसका मैंने छोटा सा एग्जांपल भी दिया है ऐसे, इस प्रकार से। अक्सर देखो कभी ये होता है कि मान लो जैसे कि बिजली तड़क भी रही है, हाँ, अपने घरों में लोग क्या करते हैं, जैसे घर में बैठे हो तो बिजली न लगे इसके लिए भी लोग उपाय करते हैं कि अपने, भाई हमारा घर जो होता है वो कंडक्टिंग बॉडी तो है नहीं, वो सीमेंट, पत्थर, ईंट से सब बना हुआ है, सारे डाइलेक्ट्रिक बॉडी है, यानी कि इंसुलेटिंग बॉडी है। तो इंसुलेटिंग बॉडी के लिए तो ऐसा मैंने बताया नहीं। हाँ, ये ऐसा तब होगा जब आपका घर कंडक्टिंग बॉडी का हो। कंडक्टिंग बॉडी का होने का मतलब समझिए, जैसे सपोज करो आप लोहे का घर बना के या किसी मेटल का घर बना के उसके अंदर बैठे हो तो बिजली लगने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आप ईंट पत्थर ऐसे लगा हुआ है, बिजली अगर तड़केगी आपके घर पे गिरेगी तो खतरा हो सकता है। लेकिन अगर बचाना है तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, अपनी छतों पे एक पतला सा राड लगाते हैं, लोहे का राड लगाते हैं, और लोहे का राड लगा करके उसका कनेक्शन सीधे अर्थ में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितना भी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी होता है वो उस रॉड के थ्रू होते हुए वो अर्थ में चला जाता है और आप सेफ हो रहते हैं, ठीक है। उसको थंडरस्टॉर्म रॉड भी हम लोग एक प्रकार से बोलते हैं कि थंडरस्टॉर्म रॉड जो होता है ये आपकी सेफ्टी के लिए, घरों की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। और अब आप ये समझ सकते हो कि अब कहीं जैसे आप जा रहे हो, बिजली तड़क रही है, अगर चांस लग रहा है कि बिजली बहुत तेज तड़क रही है, हम लोग के आसपास गिरने की संभावना है, तो कहा जाता है कि किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जो मेटल का छत बना हो। आप कहोगे सर छाता लगा लेंगे,
छाता में भी तीलियां वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ उसका जो कनेक्शन होना चाहिए वो अर्थ से होना चाहिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, उसका कनेक्शन अर्थ से होने से तब आप सेफ रहेंगे, ठीक है। या किसी ऐसे छत के अंदर चले जाइए जो मेटल का बना हो, उसके अंदर घुस जाइए, बैठ जाइए, तो आप सेफ रहेंगे। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, इसलिए आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शीलिंग बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। मैं ये पेज अब आपका है, पेज नंबर 70 है। इसमें एग्जाम्पल 2.7 है। एग्जाम्पल 2.7 में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट जो मेन हमारा क्वेश्चन है उसको हम अभी लेंगे फिलहाल। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई। इसमें ये कह रहा है कि एक कंघा जो है अपने सूखे बालों पर रगड़ ले हम, तो वो छोटे छोटे जो पेपर पीस है उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में भी दिए हुए हैं, आप पढ़े भी होंगे उसमें, कि उस पर क्या होता है कि जब हम कंघे को बालों पर रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के कारण उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। इसको आपको पीछे भी बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी। मतलब ये कह रहा है कि जो नॉर्मल रबर होता है वो तो इंसुलेटिंग बॉडी होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल रबर होते हैं जो कंडक्टिंग होते हैं। कुछ ऐसे रबर की क्वालिटी होती है जो कंडक्टर होता है, और नॉर्मल रबर जो होता है इंसुलेटर होता है। और कह रहा है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके जो टायर होते हैं उसमें जो रबर यूज किया जाता है वो कंडक्टिंग बॉडी होती है। जो एयरक्राफ्ट का टायर होता है वो कंडक्टिंग यूज किया जाता है, समझ रहे हो। और जबकि बस गाड़ी मोटर ये सब जो चल रहा है उसको हम लोग इंसुलेटिंग रबर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे फर्क ऐसा क्यों, जरा मतलब जानो। देखो एक्चुअल में ये है कि जो मोटर गाड़ियां हम लोग चलते हैं वो तो सड़क पे चल रहे हैं, तो कुछ भी कहीं हो सकता है, तो इसलिए इंसुलेटिंग रबर उसमें होता है। उसका कई फायदा बहुत तरह से है भाई, चलने में आपका हेल्प करता है, मतलब कि गड्ढे उड्ढे में जाने पर भी जो जर्किंग होता है उससे बचाता है, बहुत सारे सेफ्टी उससे हैं। और हर मौसम में वो आपका साथ देता है, हर मौसम में वो एक प्रकार से वैलिड है। तो सब बनाया गया है अपना वेदर के हिसाब से जो रबर यूज किया जाता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट का टायर होता है वो कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग रबर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखो जब वो उतरता है, लैंड करता है, तो लैंड करते समय वो टायर जब चलता है बहुत तेजी से जमीन पर रन करता है, तो रन करते समय उसमें एक प्रकार से फ्रिक्शन के द्वारा उसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाता है। फ्रिक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होने के कारण हाँ, अब इसमें और एक बात होती है कि रन करते समय आप जाने रहे हो कि जो ऊपर का मेटल है, जहाज मेटल है, तो वो तो कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर का यूज हुआ है। और अब यहाँ पे जब बहुत तेजी से चलता है तो फ्रिक्शन के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट अगर कहीं एब्जॉर्ब न कराया जाए तो फिर खतरा पैदा करेगा, फिर वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए अब अगर रन कर रहा है और वो कंडक्टिंग रबर है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होगी वो कंडक्टिंग रबर होने के कारण वो अर्थ में चली जाती है, क्योंकि कंडक्टिंग रबर है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा उस टायर के थ्रू अर्थ में मूव कर जाता है, इसलिए सेफ्टी बनी रहती है। समझ में आ गया। इसी में एक और एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, व्हाई। इसमें यह कह रहा है कि जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स लेकर चलते हैं या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लेके मूव करते हैं तेजी से, मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब लेकर के जब चलते हैं ये सब मोटर गाड़ियां सड़क पर, तो उन ऐसे गाड़ियों में आप जरा ध्यान से देखना, अभी तो देखे नहीं होगे लेकिन अब देखना
कि उसमें एक ऐसा रोप रस्सी टाइप का होता है, मतलब मेटल रोप मतलब धातु की रस्सी होती है। उसको क्या किया जाता है कि उसके बॉडी से बना करके अर्थ में झुला दिया जाता है। जब चलती है तेजी से तो उस पर जैसे टच, अर्थ को टच करते हुए, जिसको हम लोग यहाँ पे अपने भाषा में घिसरा के चलना बोलते हैं, तो जमीन पर वो टच करते हुए चलती है। तो वहां भी यही सेफ्टी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि भाई मूव कर रहा है बाई द वे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से क्रिएट होती है, आप जान ही रहे हो कि पेट्रोल डीजल ये सब लेके चल रहा है वो व्हीकल, तो कितना खतरा होता है उसमें। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके अर्थ में भेज दिया जाता है और वो अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि वो रोप जो है कंडक्टिंग बॉडी टच है अर्थ से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बाय द वे कहीं क्रिएट भी होता है तो अर्थ में चला जाता है। तो इसलिए उसमें ये यूज किया जाता है कि जो कंडक्टिंग रोप जो होता है वो अर्थ को टच करा करके तब मूव कराया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं सब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने का सब यूजुअली सब मेथड्स है, कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। हाँ, एक और टॉपिक है यहाँ पे, अ बर्ड परसिज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, जबकि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन वायर है और उस पर कोई बर्ड अगर बैठा हुआ है, पक्षी अगर बैठता है तो उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम अब जमीन पे खड़े होकर ऐसे पकड़ लें किसी तार को तो बहुत जोर का झटका लगेगा। पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, कहीं भी करंट लगने का मेन रीजन है, अब आप पोटेंशियल भी जान चुके हो और आप ये भी जानते हो कि अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल V है, 1 2 3 4 पॉइंट। तो अगर ये मान लो V1 ग्रेटर देन V2 है या V1 लेस देन V2 है, तब तो ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा। यानी कि चार्ज फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट्स ओनली इन द केस देयर आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जैसे कि अगर ये पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, तो आप जान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी करंट जो चलता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलते हैं। ये लो पोटेंशियल, ये मैं आप डिस्कस कर चुका हूं पहले ही कि फ्लो ऑफ चार्जर मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो कभी भी चार्ज मूव नहीं करता। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, तो इसके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब इसके आंसर में इसको मैंने इसलिए बताया, जैसे मान लो ये वायर है, इस पर अगर कोई पक्षी बैठा है तो वो केवल एक वायर को इसने टच किया, एक वायर को टच किया, तो इससे क्या होता है कि अब इसमें से उसके भीतर इलेक्ट्रिसिटी तब पास करेगी जब यहाँ का पोटेंशियल उसके ऊपर कहीं सब बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर इसका पोटेंशियल है, टच बैठा है जरूर इस पर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, अकेला तार केवल एक सिंगल तार को पकड़ा है, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। लेकिन हमको इसलिए मारता कि जब हम तार को पकड़ लेंगे अगर खड़े होकर के, वो भी बेयरफुट, मतलब कि अगर हम लोग जैसे कि बेयरफुट मीन्स कि जैसे बिना जूता चप्पल का हम अगर जमीन पे खड़े हैं, तार को पकड़ लिए, तब आपको जोर का झटका लगेगा। कारण यह है कि जो पकड़े हो हाई पोटेंशियल पे है, जो आपका टच किया हुआ अर्थ ये लो पोटेंशियल पे है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसलिए करंट बहुत फास्ट आपके बॉडी से होता हुआ पास करेगा, आपको झटका लगेगा। लेकिन हाँ, अगर उसी तार को झूल के पकड़ लिए, पकड़े हो लेकिन बॉडी नीचे से टच नहीं है, तब नहीं मारेगा। लेकिन भैया ट्रायल मत करना, ट्रायल मत करना, इसके लिए सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, इसलिए घर पे ट्रायल
नहीं करेंगे। ठीक है, होते हैं कुछ टेक्निक कि अब भाई मिस्त्री हुआ या हम लोग भी कभी कभी यूज कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से इसलिए कब टच करना है कब नहीं करना है, लेकिन आप नहीं जानते हो, इसलिए प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। तो करंट का चलना या लगना बस इसी बात पे डिपेंड है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा उस केस में। समझ में आ गया? तो इसलिए पक्षी बैठते कुछ नहीं होता, हमें करंट मार सकता है। तो यहाँ पे टच अगर अर्थ से करेंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर अर्थ को टच नहीं किए तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब एक हाथ से एक तार पकड़े, दूसरे हाथ से कुछ और ऐसे टच कर दिए दीवार को, तब भी आप फिर पोटेंशियल मिल गया ना डिफरेंस, तो करंट पास कर जाएगा। तो ये सारे बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन है। टॉपिक बड़ा छोटा लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, और अक्सर ये पूछा जाता है बोर्ड में। इस टॉपिक को बोर्ड में बहुत पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए इस पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे। तो फिजिक्स में दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।